चलिए केमिस्ट्री का अगला चैप्टर हम देख रहे हैं विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरा चैप्टर। बेटे फिजिक्स की दूसरी इकाई जो होती है वह हमारी है धारा विद्युत फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में जो हम चैप्टर देख रहे हैं दूसरा वाला चैप्टर, वह चैप्टर हमारा है विद्युत रसायन। इन दोनों चैप्टरों में बहुत सी समानताएं हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम देखेंगे दोनों में कॉमन है, जैसे ओम का नियम फिजिक्स में भी पढ़ना है हमको, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। विभिन्न प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल, विभिन्न प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल फिजिक्स का भी हिस्सा रहता है धारा विद्युत में, और विद्युत रसायन के अंतर्गत भी हम उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि जितने भी पदार्थ थे उनको हमने क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को हमने बोला सुचालक कंडक्टर, दूसरे को हमने बोला इंसुलेटर अर्थात कुचालक। जिनसे होकर के धारा का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उन्हें हम सुचालक कहेंगे, और जिनसे होकर के धारा का प्रवाह नहीं होता उन्हें हम क्या बोलेंगे। अपन जानते लकड़ी, प्लास्टिक, पत्थर, ये सब कुचालक है। और जितनी भी धातुएं आती हैं वो सब क्या है, सुचालक है। पानी में भी करंट आता है कि नहीं आता है? तो हम देखते हैं कि जितने भी सुचालक है उनको फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक धातु जैसे जिनको अपन ने धात्विक चालक बोला, दूसरे लिक्विड जैसे जिनको हमने विद्युत अपघट्य बोला। तो सुचालक को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जब धात्विक चालकों की बारी आती है तो ये फिजिक्स के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, और जब रासायनिक चालकों की बारी आती है अर्थात विद्युत अपघट्यों की बारी आती है तो हमारा विद्युत रसायन चैप्टर इन्हीं के लिए है कि विद्युत अपघट्य। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी पिघली हुई अवस्था में या जली विलयन में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। टूटने को हम क्या बोलते हैं, अपघटन। टूटने को क्या बोलते हैं। तो इस पदार्थ को जिसकी पिघली हुई अवस्था में या जली अवस्था में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो विद्युत के कारण उसका क्या हो गया, अपघटन हो गया। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो भागों में बढ़ गया। इस प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं। और जो पदार्थ जिसका अपघटन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य हम देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, जो तत्काल डिवाइड हो जाए या यूं बोले जिनकी पूर्ण मात्रा डिवाइड हो जाए, पूर्ण मात्रा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रबल। और जिनकी अल्प मात्रा ही डिवाइड हो, जिनका आयनन अत्यंत कम हो, उनको हम बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे मान लीजिए हमने किसी विद्युत अपघट्य के 100 अणु लिए थे, जब इसमें धारा प्रवाहित की इलेक्ट्रोड की सहायता से, जब इसमें हमने धारा प्रवाहित की तो हम देखते हैं 100 में से 99 पॉजिटिव, 99 नेगेटिव आयन प्राप्त हुए। यानी एक अणु ऐसा रहा जो नहीं टूटा, ऐसा अपन ने मान लिया। बाकी 99 टूट गए, तो 99 पॉजिटिव और 99 नेगेटिव। वहीं हम देखते हैं दूसरी कंडीशन में एक और कोई दूसरा पदार्थ था, उसके भी हमने 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 अणु लिए। पता चला कि उसके 90 अणु नहीं टूटे और 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव आयन प्राप्त हुए। अर्थात केवल इतना ही आयनन हुआ, इसका इतना आयनन हुआ था। तो इस कैटेगरी को हमने बोला प्रबल विद्युत अपघट्य, जिसका लगभग पूरी तरीके से आयनन हो गया। और जिसका अत्यंत कम मात्रा में आयनन हुआ है उसको हमने क्या नाम दे दिया, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो हमको समझ में आ गया, धारा प्रवाहित करने पर आयनन होता है। जिनका पूरी तरीके से आयनन हो जाए उनको क्या बोलेंगे, और जिनका अल्प आयनन हो उनको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल। आयनन करने के लिए हम देख रहे हैं कि एक पात्र की आवश्यकता होती है।
आयनन करने के लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है जिसमें हमने इस पदार्थ के जली विलयन या पिघली हुई अवस्था को भर दिया। दो कंडीशन हो सकती है, या तो जली विलयन या पिघाल के उसको पतला बना दिया। इस पिघली अवस्था में हमने दो धातु की छड़ें लगा दी। और इन धातु की छड़ों का संबंध हमने बैटरी से कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी लगाई हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। एक स्विच लगाया जिसको यहाँ साइंस की लैंग्वेज में कुंजी कहा जाता है, की, और इसका अपन ने कनेक्शन कर दिया है यहाँ पे। जब दोनों धातु की छड़ों को पिघली हुई अवस्था या जली विलयन किसी लवण में हमने लगाया और धारा प्रवाहित की, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो भी हमारा विद्युत अपघट्य था, मान लो विद्युत अपघट्य था हमारा AB, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव भागों में बढ़ गया। पॉजिटिव चलेगा नेगेटिव छड़ की ओर, ये छड़ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आयन चलेगा किधर? पॉजिटिव छड़। और पॉजिटिव आयन चलेगा किधर? क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट चार्ज की ओर मूवमेंट होता है, क्योंकि उनमें आकर्षण होता है। तो यहाँ ये जो अपन ने पदार्थ लिया हुआ है, जली विलयन या पिघली हुई अवस्था, इसको बोलते हैं हम विद्युत अपघट्य। क्या कहलाएगा ये? विद्युत अपघट्य। जिन छड़ों की सहायता से हमने कनेक्शन करा, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये छड़ें कहलाती है इलेक्ट्रोड। क्या कहलाती है ये? इलेक्ट्रोड कहलाती है। प्लस वाली छड़ को एनोड कहा जाता है और ऋण वाली छड़ को कैथोड कहा जाता है। और इस पूरी संरचना को विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। सेल तो है, हमारा साधारण सेल नहीं है। क्या है ये? क्योंकि इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है? विद्युत अपघटन की रिएक्शन हो रही है। और विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? जब किसी लवण के जली विलयन या पिघली हुई अवस्था में दो छड़ों की सहायता से धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह दो आयनों में बट जाता है। इस बटने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे? विद्युत क्रिया को। और क्रिया जिस बर्तन में कराई उसको क्या बोला अपन ने? विद्युत अपघटनी सेल। और जो पदार्थ लिया था, जो दो भागों में बटा, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। तो सेल को हमने क्या नाम दिया? विद्युत अपघटनी सेल। दिमाग से अगर अपन सोचे तो हम देख रहे हैं कि इस सेल में क्या क्रिया हो रही है? धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो अपघटन हो रहा है। धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो अपघटन हो रहा है। हम भूल न जाएं इसलिए हमने यहां लिख लिया कि इसमें क्या हो रहा है? इस सेल में क्या कर रहे हैं हम? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और धारा प्रवाहित करने पर क्या हो रहा है? इसमें विद्युत अपघटन हो रहा है। इस सेल का ये फंक्शन है। वहीं हम देखते हैं बाजार में जो हमको सेल मिलते हैं, जो अपन दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं, उनको रासायनिक सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? रासायनिक सेल। ये एक प्रकार का रासायनिक सेल। हम देखते हैं इसी प्रकार का सेल आता है। ये वाला पॉइंट इसका पॉजिटिव है और ये वाला पॉइंट इसका नेगेटिव है। इस सेल की क्या विशेषता होती है? इस सेल की जो विशेषता होती है उसको हम लिख लेते हैं। इस सेल की ये विशेषता होती है कि इसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है। इस सेल में क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है।
ये इस सेल का कार्य है, रासायनिक सेल का। क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे अंदर, तो यहाँ से हम इसका उपयोग करते हैं। हमने बल्ब लगा दिया और बल्ब जलने लग गया, समझ में आ रही बात? क्या हुई, रासायनिक क्रिया, तो क्या उत्पन्न हुई, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसमें विद्युत ऊर्जा दी तो रासायनिक क्रिया हुई, अपघटन हुआ। इसमें रासायनिक क्रिया हुई तो विद्युत बनी, उसमें विद्युत दी तो रासायनिक क्रिया हुई। दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। समझ जाओ, ये नहीं समझोगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैं तो खत्म कर दूंगा कल शाम तक इसको, लेकिन आप कोशिश नहीं करोगे तो पल्ले पड़ने वाली चीज नहीं है। बैठे यहाँ हो तो दिमाग भी यही रहना चाहिए, तो चीजें समझ में आएगी। तो हम देख रहे हैं ये दोनों सेल एक दूसरे के उल्टे काम कर रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल और ये सेल जिसको हमने क्या नाम दिया, रासायनिक सेल। समझ जाओ, लिख दिया मैंने ऊपर पॉइंट कि कौन से सेल में क्या हो रहा है। उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक क्रिया होती है, तो इसमें रासायनिक क्रिया होती है तो धारा प्रवाहित होती है। उल्टा काम, जब उल्टा काम है तो उसमें प्लस को क्या बोला था, एनोड, और माइनस को क्या बोला था, इसमें प्लस को बोलेंगे कैथोड, उल्टे नाम देंगे, और माइनस को बोलेंगे एनोड। उल्टा है तो उल्टे नाम देना है। हम जानते हैं, हमको किसी शहर, हमारे शहर से किसी अन्य शहर में जाना है, हमने ट्रेन का प्रयोग किया। ये इंजन था ट्रेन में लगा हुआ, ये बोगी थी, इधर गई ट्रेन। अब शाम को आना है तो वापस ट्रेन में बैठ के आएंगे कि नहीं आएंगे, स्टेशन पे जाकर के ट्रेन ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, और वही इंजन जिधर लगा हुआ था वही ट्रेन पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। अब हम इंजन कौन सा पकड़ेंगे, इधर वाला, इधर आना, पहले इधर गए थे, अब समझ गए आप, अब इंजन भी लगा हुआ है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई, उल्टी हो गई। तो वही प्रक्रिया हम देख रहे हैं बेटे। दोनों एग्जाम्पल हमारे इसी पैटर्न पर है। एक विद्युत अपघटनी सेल है तो दूसरा क्या है, विद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हैं, बाहर से करंट देते हैं तो रासायनिक क्रिया होती है। और इसमें क्या हो रहा है, अंदर रासायनिक क्रिया हो रही है तो बाहर करंट दे रहा है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। यानी उसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। समझ गए आप सेल बेटे, दो प्रकार के सेल ध्यान रखना। विद्युत अपघटनी सेल को लगा करके हम टार्च नहीं जला सकते, ये सेल चाहिएगा टार्च के लिए। और किसी पदार्थ को तोड़ना है, अपघटित करना है, तो इसका प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग किया जाएगा, तो दोनों सेल बेटे। कई टीचर स्कूलों में पढ़ाने वाले ऐसे रहते हैं जिनके माइंड में छप गया एनोड को क्या बोलेंगे, प्लस वाला, तो बोलेंगे कि गलत छप गया, इसको भी लिख लो एनोड। गलत हो जाएगी बात, क्योंकि सेल वो वाला नहीं है, सेल क्या है, दूसरे वाला है ना। चलिए, तो जब ये चीजें हमको समझ में आ गई है तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य कम आयनन भी हो सकता है, ज्यादा आयनन भी हो सकता है। कम आयनन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य, और ज्यादा आयनन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे, जैसा अपन देखते हैं ना कि व्यक्ति डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा है। एक व्यक्ति वो रहता है जो हमेशा लड़ने को तैयार, और एक साधु महाराज जैसा व्यक्ति, कोई मार भी दे तो लड़ते ही नहीं है, तो वो क्या है, हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य की कैटेगरी वाले एग्जाम्पल है। और जो लड़ने को क्लास में तत्काल हमेशा तैयार रहे वो क्या है, प्रबल है। समझ गए बात आप, तो प्रबल और दुर्बल। देखते ना क्लास में रहते दोनों कैटेगरी के बच्चे, एक साधु महाराज जैसे तो एक बदमाश जैसे, है ना। समझ जाओ अब आप लोग। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत कौन आते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और उनसे बने हुए लवण, ये प्रबल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत आते हैं। प्रबल अम्ल HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की क्रिया से NaCl बन गया। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दोनों की क्रिया से बने हुए लवण किस कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं, ये, क्योंकि ये पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं।
वहीं हम देखते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और इनकी क्रिया से बने हुए लवण हम देखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। ये भी एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। जब दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो ये OH और ये H पानी बना करके निकल जाते हैं, जल का निर्माण कर देते हैं और हम देखते हैं कि ये NH4O NH4 पीछे जुड़ करके अमोनियम एसीटेट बना देता है। तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और इनकी क्रिया से बने हुए लवण किस कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं? दुर्बल। तो समझ जाइए बेटे, ये पूरा का पूरा सिद्धांत है विद्युत अपघट्यों का। प्रबल विद्युत अपघट्य जिनका आयन पूरा होता है, तो उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उनकी क्रिया से बनने वाले लवण। दुर्बल विद्युत अपघट्य जिनका आयनन अल्प होता है, अत्यंत कम होता है, और हम देख रहे हैं कि इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और इनकी क्रिया से बने हुए लवण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते बेटे। ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन, 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरे को हम बोलते हैं रिडक्शन यानी अपचयन। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है, अपचयन को रिडक्शन कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं एक ऑक्सीकरण है, एक अपचयन है, और दोनों को मिला दिया, इकट्ठा एक साथ लिख दिया तो ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया। इकट्ठा शब्द बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको हम? रेडॉक्स। यानी इसमें ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। अनाक्स से कुछ नहीं होता है, ऑक्सीकरण होता है और दूसरा क्या होता है? दोनों होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। चलिए पहली पॉइंट पर चलते हैं। पहली हम देख रहे हैं क्या चीज? ऑक्सीकरण, दूसरा अपचयन। दोनों की रिएक्शन बोर्ड पे देख रहे हो, दिमाग लगाओ और सोचो क्या हुआ, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है और अपचयन क्रिया में क्या हो रहा है। दोनों रिएक्शन आपके सामने है। देख ली रिएक्शन दोनों। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, अर्थात धन आवेश आ गया। यानी ऑक्सीकरण क्या हुआ? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन निकालता है, तब उन रिएक्शनों को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका उल्टा, जब कोई तत्व या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, पॉजिटिव 2 थे, 2 इलेक्ट्रॉन आए, कट गए, 2 नेगेटिव से 2 पॉजिटिव और कॉपर में अपचयित हो गया, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली रिएक्शन को हमने क्या नाम दे दिया? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली को क्या नाम दे दिया? अपचयन। अब अगर अपन देखते हैं कि देखते ना अपन कि मान लीजिए हमारी इच्छा हुई दान करने की, हमने जेब में 10 रुपए रखे किसी दिन और सोचा आज इसको अपन क्या करेंगे? दान करेंगे। अब हम घूमते जा रहे हैं, दान करने के लिए हम निकले रात को 2 बजे घर से, कि जो भी मिलेगा गांव में मोहल्ले में उसको मैं दान कर दूंगा, और 10 मिनट बाद अपन ने सोचा वापस घर पे भी आना है। हम तैयार हैं, कोई लेने वाला मिला? ऑक्सीकरण हो ही नहीं पाया। और रात को अगर 2 बजे भिखारी आ गया हमारे घर के आगे, तो क्या उसको हम दान करेंगे? लेने वाला तैयार है लेकिन अब देने वाला तैयार नहीं है। यानी कि जब भी कंडीशन होती है बेटे तो एक देता है तो दूसरा क्या करता है? लेता है। वो यहां हम देख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स रिएक्शन देखो बेटे, Zn, अभी Zn की विशेषता देखिए थी, क्या करता है? Zn इलेक्ट्रॉन देता है, त्यागता है, और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। अब ये देने वाला है और ये क्या है? लेने वाला है। Zn ने इलेक्ट्रॉन दे दिए Cu2 पॉजिटिव को, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये काय में परिवर्तित हो गया? Zn2 पॉजिटिव, जैसा ऊपर अपन देख रहे हैं। और Cu2 पॉजिटिव ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया तो ये Cu2 पॉजिटिव काय में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। अर्थात इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? जिंक का। और अपचयन किसका हो रहा है? Cu का, Cu2 पॉजिटिव आयन का, जिसको हम क्यूप्रिक आयन कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 डेफिनेशन बन जाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और तीसरी क्या बन गई? रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में कोई तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ग्रहण करता है,
तो उसको हम अपचयन कहते हैं। और अगर दोनों काम एक साथ संपन्न होते हैं तब उस कंडीशन को हम रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चालकता और प्रतिरोध दो चीजें। यहां पर फिर से दो पॉइंट हमारे सामने आ गए। एक पॉइंट को हम बोल रहे हैं चालकता, क्या बोल रहे हैं हम? चालकता। और दूसरा प्रतिरोध। दूसरा प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध विरोध है एक प्रकार का। ये क्या है? विरोध है। हम जानते हैं बेटे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ, जरूरी नहीं कि सब हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बड़े ईमानदार होते हैं। वो परीक्षा कक्ष में न तो दाईं तरफ घूमते न बाईं तरफ घूमते, किसी से उसको कोई मतलब नहीं। वो अपना खुद का काम करते हैं। क्या करते हैं? अपना खुद का काम, जितना याद है उतना वो कर रहे हैं। अब मान लो वो प्रश्न कर रहे हैं और पेपर कोई टफ था जिसमें उनको 2-3 प्रश्न करते हुए नहीं बन रही है, तो उसके मन में एक पॉइंट आया, क्यों ना मैं दूसरे की नकल कर लूं। लेकिन उसके आदर्श बीच में आ गए कि नहीं, जितना याद हो हमको वो करना है, किसी की नकल नहीं करना। ये ना उसके मन ने क्या कर दिया? प्रतिरोध कर दिया। मन ने क्या कर दिया? प्रतिरोध। कि दोस्त है, साथ में दोस्त ने कहा टिका दी अपने को, तो अपन जानते हैं ईंट का जवाब पत्थर वाले हैं अपन। तो उसने एक मुक्का मारा तो अपन भी क्या करते हैं बदले में? दो भी कर सकते हैं। एक तो कम से कम उसको देंगे ही देंगे। लेकिन अगर हमारे मन का प्रतिरोध है कि नहीं, उसने गलत काम किया हुआ हो, हमको कोई गलत काम नहीं करना, तो ये एक कंडीशन हुई प्रतिरोध। किसी भी चीज के उल्टे चलने वाली, जो हो रहा है उसको रोक देगी वो, तो प्रतिरोध। हम देख रहे हैं एक तार है, उस तार में करंट बह रहा है। करंट को हिंदी में बोलते हैं धारा। उस तार में क्या बह रही है? धारा बह रही है। तो धारा, हमने इधर कनेक्शन करा और तत्काल इधर कौन आ गई? धारा। लेकिन हम जानते हैं जब तार में धारा बहती है तो तार का टेम्परेचर, ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। तार गर्म हो जाते हैं। तार गर्म हो जाते हैं। मोटर के तार इतने गर्म होते कि चिपक के फाल्ट कर देते हैं। प्रेस का प्लग इतना गर्म हो जाता है कि हाथ निकाल करके देखते हैं तो भी वो हमको गर्म प्रतीत होता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोध नाम की एक चीज छुपी हुई है। और वो प्रतिरोध क्या कर रहा है? धारा के प्रवाह में विरोध कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, करंट को बहने नहीं देता। तो दोनों चीजें समझ जाओ। धारा बह रही है तो हमने बोला चालकता ज्यादा है। चालकता क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध कम है तो चालकता ज्यादा है। अगर प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो उसकी चालकता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और प्रतिरोध ज्यादा हो गया, हमने प्रतिरोध को और ज्यादा कर दिया तो उसकी चालकता 0 हो गई। अब उसमें करंट बहेगा ही नहीं, और जब करंट नहीं बहेगा तो उसका नाम हम लिख देंगे कुचालक। नाम क्या हो गया? यानी कुचालक में चालकता ज्यादा होती है कि प्रतिरोध ज्यादा होता है? प्रतिरोध। और धातुओं में क्या होता है? चालकता ज्यादा होती है और प्रतिरोध कम। बात समझ में आ गई आपको? दो चीजें हैं। तो यहां पर इसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं, जितने भी विद्युत अपघट्य हैं जो धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं, इन विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो चालकता 3 प्रकार की होती है।
विद्युत अपघट्य की चालकता कितने प्रकार की होती है? 3 3 प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता। दूसरे को कहा जाता है मोलर कंडक्टेंस या आणविक चालकता। और जो तीसरी होती है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तीन प्रकार की चालकताओं की चर्चा कर रहे हैं हम। तीनों प्रकार की चालकताएं किसकी है? विद्युत अपघट्य में। पहली चालकता जिसको हमने क्या नाम दिया? विशिष्ट चालकता। दूसरा हमने देखा उसको हमने क्या बोला? आणविक चालकता। और तीसरे प्रकार की चालकता को हमने क्या नाम दिया? तुल्यांकी चालकता। नोट्स निकालिए अपनी। तीनों प्रकार की चालकताएं दी हुई है, जरा देखिए उसमें पहले, फिर अपन इसको आगे डील करेंगे कि आखिर ये होती क्या है। चलिए देखिए, इधर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में। विद्युत अपघट्य की चालकता या विद्युत अपघटनी चालकता से क्या तात्पर्य है? यह कितने प्रकार की होती है या केवल ये पॉइंट आ गया? विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं इसको समझाइए। या छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, आणविक चालकता या तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं समझाइए। तो अब हम देखते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्रतिरोध और चालकता दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का इनमें रिलेशन होता है। प्रतिरोध को हम बोल सकते हैं बराबरी पर 1 चालकता। तो चालकता को हम बोल सकते हैं 1 प्रतिरोध। दो कंडीशन हमारे सामने है, प्रतिरोध बराबरी पर 1 चालकता या चालकता बराबरी पर 1 प्रतिरोध। क्यों? क्योंकि दोनों में व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का संबंध है। अपान वाले को इधर ले आए तो इंटू वाले को अपान में भेज दिया हमने। दोनों फार्मूले एक ही पैटर्न के एक जैसे चल रहे हैं। तो अब होता क्या है, जो प्रतिरोध का मात्रक रहता है, प्रतिरोध का जो मात्रक रहता है, प्रतिरोध को जिसमें मापा जाता है उसको ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ओम। ओम क्या है? प्रतिरोध का मात्रक, और ये उसका संकेत है, ये ओम। तो अपन ने देखा कि चालकता क्या है? प्रतिरोध की उल्टी। उल्टी तो मात्रक क्या होना चाहिए? मोह। ओम का उल्टा मोह। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये समझ सुनना कि ओम का उल्टा तो मोह होता है। हम हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं ओम तो मोह। मात्रक क्या हो उसका उल्टा करा तो मोह। ओम का संकेत क्या था? एक अपन ने साइन बनाया। तो जो मोह होता है उसका जो सिंबल होता है वो होता है -1। इसी ओम की पावर को हमने क्या कर दिया? -1 कर दिया। -1 किस लिए कर दिया? क्योंकि अपन जानते हैं बटे वाला ऊपर जाता है तो उसकी पावर का साइन बदल जाता है। तो इस प्रकार से उल्टा हो गया। कहने का मतलब वो कि ओम का संकेत क्या था? जो हमने कर्व वाला निशान बनाया ये, और पावर उसके ऊपर माइनस लगा दी, यानी कि 1/ओम हो गया वो। इसका क्या अर्थ निकला? 1/ओम। ओम का उल्टा 1/ओम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रतिरोध और ये चालकता है, दोनों चीजें अपने को ध्यान में रखना है कि प्रतिरोध का मात्रक और चालकता का मात्रक। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले वाले पॉइंट पर आते हैं। पहले वाले पॉइंट के लिए हम ओम के नियम का प्रयोग करते हैं। ओम का नियम हमारा क्या बतलाता है? V समानुपाती I। ओम का नियम V समानुपाती I। जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है।
अगर विभवांतर कम है तो धारा कम है, और विभवांतर ज्यादा लगाया है तो धारा भी ज्यादा बहेगी। समानुपाती हटाए तो नियतांक रख दिया आर। इस आर को बोलते हैं हम प्रतिरोध। आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो सूत्र बन गया ओम के नियम का, V बराबरी पर आई आर। V बराबरी पर आई आर। अब हम आर के सूत्र पर आ जाते हैं। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर समानुपाती एल अपान ए। ये सूत्र याद रखना है, फिजिक्स में भी काम में आएगा। आर समानुपाती एल अपान ए, अर्थात जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के समानुपाती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है। लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और मोटाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा। कम होगा। लंबाई कम तो प्रतिरोध कम, और एरिया कम तो प्रतिरोध ज्यादा, क्योंकि उल्टा संबंध है। तो आर समानुपाती एल अपान ए, या आर बराबरी पर मुड़ा हुआ पी अपन ने लिखा रो, आर एच ओ, रो। क्या है ये? रो। एक नियतांक रखा अपन ने। आर प्रतिरोध होता है, रो को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो। तो आर समानुपाती एल अपान है। यहां से हम डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं, तो ओम का नियम देख लिया अपन ने। अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आर समानुपाती एल अपान ए, आर बराबरी पर रो इंटू एल अपान ए। आर बराबरी पर रो इंटू एल अपान ए। आर क्या है? प्रतिरोध। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान रखना, एल क्या है? चालक की लंबाई। और ए क्या है? एरिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया है वो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का। अब अभी ऊपर अपन ने इतनी सारी चर्चा की थी, प्रतिरोध और चालकता में क्या संबंध होता है? दोनों विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। ये क्या लिखा हुआ है? आर, यानी कि प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को अपन ने लिख दिया 1/, चालकता उल्टा करके लिख दिया। प्रतिरोध आर था, आर हटाया अपन ने तो उसकी जगह क्या लिख दिया? 1/, चालकता। तो ये क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबरी पर 1/, विशिष्ट चालकता। डेफिनेशन बनने लग गई हमारी विशिष्ट चालकता की। पहला पॉइंट हमारा क्या है? विशिष्ट चालकता वाला हमारा पॉइंट है, और उसकी तरफ अब अपन जा रहे हैं इस सूत्र से। आर समानुपाती एल अपान ए, आर बराबरी पर रो इंटू एल अपान ए। आर की जगह क्या लिख दिया? 1/c, 1/, चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबरी पर 1/, विशिष्ट चालकता होगी, 1/, विशिष्ट चालकता। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने पॉइंट बना लिया, आर समानुपाती एल अपान ए, आर बराबरी पर रो इंटू एल अपान ए, आर बराबरी पर होता है 1/c, रो बराबरी पर होता है 1/a इंटू एल अपान ए। एल क्या है? लंबाई है। माना कि लंबाई 1 सेंटीमीटर है। क्या मान लिया हमने? 1 सेंटीमीटर लंबाई बराबरी पर 1 सेंटीमीटर। और ए क्या था? एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? किसके गुणित क्या? लंबाई गुणित, यानी लंबाई को मीटर में मापेंगे तो चौड़ाई भी मीटर में मापेगी, यानी वर्ग हो जाएगा वो, मीटर का वर्ग। तो हम देखते हैं कि ए बराबरी पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो ये दो कंडीशन अपन ने डाल दी। लंबाई कितनी? 1 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों का गुणा कर दिया तो क्या निकल गया? एरिया निकल गया। तो इस वाले सूत्र में यदि एल बराबरी पर 1 सेंटीमीटर और ए बराबरी पर 1 वर्ग सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इसकी जगह पे भी 1 आ गया, इसकी जगह पे भी 1 आ गया। तो खाली चीजें हमारी क्या बच गई? 1/c बराबरी पर 1/k, या c बराबरी पर k। दोनों भागों को उलट दिया, इस पक्ष को उल्टा तो इस पक्ष को भी क्या कर दिया हमने? उलट दिया। तो सूत्र क्या आ गया? c बराबरी पर k। c क्या थी? चालकता। और k क्या थी? यानी चालकता
बराबरी पर किसके हो गई? विशिष्ट चालकता। कौन से विलयन की चालकता? ये जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर हो। एक सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो ये कितना जो एरिया है ये क्या हो गया? एक घन सेंटीमीटर यानी घात 3, घात 1 सेंटीमीटर तो ये है ही है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसमें इंटू कर दिया तो टोटल कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। यानी कोई विलियन है इतना सारा, ढेर सारा, और उसमें इतने से विलियन की अपने को चालकता निकालना है, तो इस चालकता को हमने नाम दे दिया विशिष्ट चालकता। क्या नाम दिया? विशिष्ट चालकता। यानी विशिष्ट चालकता का पूरे विलियन से कोई लेना देना नहीं है। एक नमूना निकाला अपन ने इतना सा, कितना? 1 घन सेंटीमीटर, और इसके अंदर जितने भी आयन हैं उनकी चालकता को हम क्या बोलेंगे? विलियन की विशिष्ट चालकता। पूरा पढ़ो विशिष्ट चालकता और कंप्लीट करो। तो बेटे देखिए, शुरुआत में डेफिनेशन में दिया हुआ है किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यह विशिष्ट प्रतिरोध के विद्युत क्रम के तुल्य होती है। इसकी इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होती है। क्यों? क्योंकि मोह को ऊपर अपन ने लिखा हुआ है, इसे सीमेंस भी कहा जाता है। मोह का दूसरा नाम क्या है? सीमेंस। इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। डायग्राम जो बना हुआ है उसमें देखिए V डायग्राम थोड़ा दबा हुआ है, उस दबे हुए डायग्राम को देखिए बेटे, ऐसा डायग्राम दिखेगा। ये टोटल इतना सारा अपना सॉल्यूशन है, तो ये इतने से विलियन की चालकता हम देखेंगे। ये है कि ये विशिष्ट चालकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जैसा हम देखते हैं ना कि मार्केट में गेहूं लेने के लिए गए, दुकानदार क्या बहुत सारे बोरे गेहूं के भर के रखे हुए हैं, तो हम कौन सा बोरा पसंद करते हैं? जिसमें कंकर ज्यादा हो। फिर जिसमें कंकर, तो हमको सब बोरे खोल खोल के देखना पड़ेंगे कि नहीं देखना पड़ेंगे? यानी सुबह से शाम तक बोरे खोल करके देखते रहेंगे, फिर क्या करेंगे? तो हमको कैसे पता चलेगा कि कंकर किसमें कम है? वो तो क्या बोलता है, सबसे पहले सबसे रद्दी माल बेचना है उसको, तो जिसमें सबसे ज्यादा होंगे बोलेंगे बहुत बढ़िया है, ले जाओ ताकि उसका टेंशन खत्म हो। तो बेटे देखिए, जो गेहूं वाले होते हैं ना, उनके पास में कैसा तीखा तीखा एक उपकरण होता है। क्या करते वो उसको ऐसा कैसा बोरे के अंदर फंसा देते चाकू जैसा, और जब उसको बाहर खींचते तो उसमें थोड़े दाने आ जाते हैं। उससे अपन नमूना सैंपल देख सकते हैं कि इसमें कंकर कम है या ज्यादा है। तो कंकर को अपन समझ लो बेटे, यानी उसने अपने को ये दिखा दिया, विशिष्ट चालकता दिखा दी उसे निकाल के। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? पूरे बोरे के कंकर से मतलब नहीं है, थोड़ा सा एक बार में जो उसने सैंपल निकाल करके दिया उसी से हमको आइडिया लग जाता है कि इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, और इसमें तो दिख ही नहीं रहे, तो फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सा हमको परचेस करना है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरा बोरा खोल के बता और पूरा बिखेर दे वो हमारे सामने, है ना? फिर वो बोले ठीक है खोल देता हूं, बाहर आप देना, पूरा दिन हमारा उसी में ही लग जाए बेटे। तो जैसा गेहूं के बोरे में से नमूना निकालने का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ये इतना सारा विलियन है हमारे पास में, और इसकी खाली इतने से आयन देखना अपने को कि इतने में 1 घन सेंटीमीटर आयतन में कितने आयन, उनकी चालकता को हमने क्या नाम दे दिया? विशिष्ट चालकता दे दिया। अब बेटे देखो, जब विशिष्ट चालकता हमको समझ में आ जाती है तो दो दूसरी चालकता हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। एक को हम बोलते हैं आणविक चालकता और दूसरे को हम बोलते हैं तुल्यांकी चालकता। आणविक चालकता, 1 ग्राम अणु भाग लिया हमने किसी भी विद्युत अपघट्य का,
क्या लिया केवल, 1 ग्राम। और उसको हमने V घन सेंटीमीटर, शब्द ध्यान रखना, V घन सेंटीमीटर इस आयतन में हमने इसको डाल दिया। तो जो टोटल आयनों की चालकता होगी, इतने सारे में जितने भी सब आयन में चालक आयन आ गए, इन सब की चालकता को हमने क्या बोला, आणविक चालकता। आणविक चालकता। यानी आणविक चालकता की डेफिनेशन क्या बन रही है, जब किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणुभार में 20 1 ग्राम अणुभार को V घन सेंटीमीटर आयतन में विलय करने पर समस्त आयनों की चालकता आणविक चालकता कहलाती है। समस्त आयनों की चालकता क्या कहलाती है, आणविक चालकता। आणविक चालकता कहलाती है। क्या बोला हमने, 1 ग्राम अणुभार। 1 ग्राम अणुभार। और अगर तुल्यांक की चालकता है तो हम बोलते हैं 1 ग्राम तुल्यांकी भार बोला हमने, अणुभार नहीं बोला। 1 ग्राम। अब बेटे देखो, 1 ग्राम अणुभार का तो ये मतलब हुआ कि भौतिक तुला में अपन ने 1 ग्राम का बाट रखा और उसके बरोबर अपन ने पदार्थ को तोल लिया, तो उसको अपन ने क्या बोला, 1 ग्राम अणुभार। जैसा अपन बोलते हैं ना कि 1 किलो अलग होता है और 1 क्विंटल, ऐसा तो नहीं कि बोले एक एक बराबर ही तो है, दोनों बराबर है। क्विंटल में 100 किलो होते हैं, लेकिन बोल क्या रहे उसको अपन, 1 क्विंटल। 1 दर्जन में क्या 1 रहेगा, कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। तो वही बात चलती है, 1 ग्राम में 1 नहीं है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे NaOH का तुल्यांकी भार 49 होता है। NaOH का तुल्यांकी भार 49। अगर किसी ने बोला 1 ग्राम अणुभार तोलो NaOH का, तो हमने तराजू से क्या तोला, खाली 1 ग्राम। लेकिन अगर किसी ने बोला 1 ग्राम तुल्यांकी भार बोलो, तो हमको 49 ग्राम को तोलना है। 12 चीज निकालते तो बोलते हैं 1 दर्जन। तो 49 ग्राम निकाला अपन ने, तोला, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटे, 1 ग्राम के भार। 1 ग्राम तुल्यांकी भार। अब इसको भी हमने वैसे ही V घन सेंटीमीटर आयतन में घोला, और इसकी पूरे की जो चालकता आएगी उसको अब हम क्या बोलेंगे, तुल्यांकी चालकता। जो आणविक चालकता है इसको मोलर चालकता भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है लेमड़ा एम, उल्टा y बना दिया या ऐसा उल्टा v बना दिया और m लिख दिया, ये इसका संकेत है। तो ये सूत्र बराबरी पर होता है k इंटू वी के, k इंटू ये इतनी तो k हो गई, और कितना है आयतन, 20। तो मान लो v के बजाय अपन देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर, 10 घन सेंटीमीटर आयतन है, तो 1 2 3 कितनी बार आएगा ये, 10। इसलिए अपन ने गुणा कर दिया, k का v में गुणा कर दिया। ठीक इसी प्रकार अगर तुल्यांकी चालकता है तो हमने 1 ग्राम तुल्यांकों को घोला, तो यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं इतनी चालकता को तो हमने क्या बोला कि वो टोटल कितना है मिलियन, तो इसको हम बोलेंगे लेमड़ा EQ, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी के लिए, लेमड़ा m यानी मोलर आणविक, और ये EQ यानी तुल्यांकी, इसका भी सूत्र बराबरी पर कितना होगा, k इंटू। दोनों के सूत्र एक जैसे दिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि लेमड़ा EQ और लेमड़ा m बराबर हो जाए। दोनों का राइट साइड एक जैसा दिखाई दे रहा हमको, k इंटू वी, लेकिन दोनों बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आणविक चालकता निकालने के लिए हमने क्या बोला है, खाली 1 ग्राम बोला है, 1 ग्राम। मान लो NaOH था तो 1 ग्राम NaOH बोला है, लेकिन यहाँ हमने कितने ग्राम बोला है, 49 ग्राम। तो यहाँ पे ये जो k का मान है ये बहुत छोटा आएगा। क्यों का आएगा छोटा, क्योंकि खाली कितना है, 1 ग्राम, और यहाँ पर k का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि कितना बोला हुआ है। 49। इस प्रकार से हम देखते हैं आणविक चालकता की तुलना में तुल्यांकी चालकता का मान ज्यादा होता है। सूत्र दोनों के एक है, लेकिन जो k है उसकी वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पर, जितना उसका तुल्यांकी भार होगा उतने गुना ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो बेटे ये है तीनों प्रकार की चालकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस पे कि 3 प्रकार की चालकता, पहला विशिष्ट चालकता, दूसरा आणविक चालकता। आणविक चालकता का दूसरा नाम भी मैंने आपको बतलाया, मोलर कंडक्टेंस या आणविक चालकता, और तीसरे को हम बोल रहे हैं तुल्यांकी चालकता। ठीक है, चलिए ठीक है।